नॉट 12th की तैयारी में रात दिन एक किए हुए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको टर्म 1 एग्जाम में जितना भी फार्मूला का एग्जाम, मतलब जितना भी फार्मूला आएगा, जितना फार्मूला का यूज होगा, टोटल फार्मूला बता रहे हैं। शुरुआत करेंगे रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन से ही 12th की शुरुआत होती है। और रिलेशन जिसका अच्छा नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, वो 12th का किसी भी कंपटीशन में भी सक्सेस नहीं हो पाता है। फार्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फार्मूला उतना ही ज़रूरी है जितना रास्ता कहीं जाने के लिए ज़रूरी है। जैसे कहीं पहुंचना है तो आपको रास्ता ही मालूम नहीं। बहुत बच्चों का शिकायत होता है कि हम फार्मूला ही नहीं याद होता है। तो याद जानते हैं क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आपको फार्मूला याद होगा। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र कितना 16 साल हो गई होगी लगभग। अगर 16 साल तक बारिश ना हो और एक दिन के लिए बारिश हो, और उसको भी किसान जो है उसको बांध के ना रखे उस बारिश के पानी को, तो क्या जमीन में नीचे पानी का हाल मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो आप करते क्या हैं, एक बहुत मूसलाधार भी बारिश हो तब भी नीचे नहीं मिलेगा अगर उसको बांध के नहीं रखा जाए। तो शिक्षक लोग मूसलाधार बारिश तो करवाते हैं आपके दिमाग में, लेकिन कोई भी एक चैप्टर जो होता है एक दिन के लिए ही मिलता है आपको। आप एक दिन इसको पढ़ते हैं, तो 16 साल के बाद इसमें एक दिन बारिश हो फार्मूला का, और उसको आप बांध के ना रखें और बार बार इसमें बारिश ना कराएं, तो ये हाल हो जाएगा कि बहुत दिन के बाद बारिश हुआ, पूरा उमस हो गया, लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं हवा के लिए। तो आपको समझ में नहीं आता है और आपका दिमाग जो है चकराने लगता है। आप सफल यदि होना है तो हर एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें, और बिना फार्मूला याद किए आप किसी कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट अगर ठीक ठाक रहेगा आपका, सवाल मत रटिए, सवाल बनाने का तरीका को समझिए आप कि इस तरह के सवालों को कैसे बनाया जाता है। बस सुनाइए। कोई भी कंपटीशन में, जैसे भी मैं बता रहा था एनडीए का मान लीजिए कट ऑफ मार्क कितना जाता है, 900 में 350 368 लास्ट गया है अब तक। तो 900 में यदि 368 भी नहीं ला सकते हैं आप, इतना जो व्यवस्था गार्जियन देते हैं आपको, अपने जो कपड़े नहीं पहनते हैं उस रंग कपड़ा आपको पहनाया जाता है कि नहीं पहनाया जाता है? इतना बढ़िया तो मेरे पिताजी भी नहीं पहने थे, आपके पिताजी भी नहीं पहने होंगे। तो इतनी व्यवस्था जो आपको दी जाती है, कुछ दिन के बाद व्यवस्थाएं बंद हो जाएंगी, तो उतने दिन में आपको टाइट हो जाना है। जैसे छत है ना, इसमें सेट्रिंग लगाया जाता है शुरू में। क्यों लगाया जाता है? सेट्रिंग हमेशा के लिए रहता है क्या? कुछ दिन के लिए रहता है कि बाद में सेट्रिंग हटा देते तो छत टाइट हो जाता है। अभी पेरेंट्स जो आपके हैं वो सेट्रिंग है आपके, तो अपने को इतना टाइट कर लेना है। और सबके पेरेंट्स गए हैं, हमारे पेरेंट्स ऊपर गए, उनके पेरेंट्स ऊपर गए थे, सबके पेरेंट्स ऊपर जाएंगे, कि उनके रहते तक अपने आप को टाइट कर लेना है आपको। बात समझ आ रही है? और जब टाइट कर लीजिएगा तो आगे परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए आज हम बिना समय गंवाए शुरू कर रहे हैं रिलेशन दिया। रिलेशन का फॉर्मूला देखेंगे क्या है। कह रहा है मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं। ए में अगर m एलिमेंट हो और बी में कितना हो जी तो n एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो सकता है? तो आप तो वैसे पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए हम लोग एक क्रॉस बी निकालते हैं, लेकिन शॉर्टकट में अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 2 to the power m into n। जैसे मान लो कोई बोल दे आपको, मान लो कोई बोले कि ए में एलिमेंट है ए बी सी और डी, अब बी में एक एलिमेंट है ई एफ जी एच। कितने प्रकार के रिलेशन इसमें हो सकते हैं? डायरेक्ट 16 नहीं बोलना चाहिए। साइंस में बिना विचारे जो करे सो फेल हो जाए, और जीवन में कभी नहीं मुस्कुराए। सामने है समान, फिर भी देख रहे हैं आसमान। पहले देखिए गौर से क्या है, देखिए क्या है, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है? गलती आप लोगों ने बोला एन कितना है जी तो 4, 1 2 3 4। अब एन बी कितना है जी तो 4, तो 2 to the power 9 into n होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 to the power 4 into 4
मन 2 टू द पावर 16 ना होगा तो खाली 16 बोल के टाइट हो जा रहे हो, ऐसे क्या होता है का? फॉर्मूला को याद कीजिए आप। बहुत बच्चे को फॉर्मूला इसलिए भी याद नहीं होता है कि याद किसी के और को करते हैं, तो किसी और को याद जो करने वाला झंझट है, नौकरी दिलाएगा क्या? नहीं दिलाएगा। अगर नौकरी दिला देगा तो फिर उसी को याद कीजिए, कहिए कि तुम जब जिंदगी भर मैं याद कर रहा हूँ ताम्र याद करूंगा, तुझसे ज्यादा मैं तो किसी को याद ही नहीं करता हूँ, तो नौकरी मुझे दिला दे। मैं बाबू कोई बोलो संभव है? कभी संभव नहीं है सर, मेरा वाला संभव है, इसको याद करोगे तो। ओके, नाउ सेकंड है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए का ए के साथ एक रो से तो होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर। n जहां होगा क्या जी, जैसे मान लो कहते हैं कि एक ही सेट दिया हुआ है ए टू ए रिलेशन निकालिए, तो n गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 और तो जाएगा 2 टू द पावर 4 का स्क्वायर में 2 टू द पावर 16 ये भी हो जाएगा। ओके, चलिए अब रिलेशन तो बताए होंगे आपको कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज योर रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज योर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। ओके, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें कितने होंगे? रिफ्लेक्सिव मतलब ए बी बी सी सी डी डी ऐसा होता है ना, तो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n into n minus 1। एग्जांपल आप अपने से ले सकते हैं, एक ऐसा भी क्वेश्चन दे तो आप उसको बना भी सकते हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन रहता है ABCD, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो 2 टू द पावर n मतलब नंबर 4 into 4 minus 1 मतलब 4 into 3 4 3 जा 12। इसका नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n into n plus 1 by 2। 2 to the power n into n plus 1 by 2। These formulas are too important, so important for you dear। Okay, नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा फ्रॉम a to b। अगर a के पास m एलिमेंट हो और b के पास n एलिमेंट हो, फंक्शन भी पढ़े आप, फंक्शन कितने करते हैं? फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, लेकिन एक निश्चित रूल के तहत होता है। बात सुना रही है, उसमें एक रूल होता है, रिलेशन में कोई रूल नहीं होता है। जैसे हमारे आपके बीच भी संबंध है, हम उनके बीच भी संबंध है, लेकिन हम लोग दोनों के बीच में जब रिलेशन हुआ था तो फंक्शन हुआ था क्या, ढोल बाजे बजे थे, लेकिन कोई ना कोई एक मिलेगा आपको जिसके साथ आप रिलेशन कीजिएगा तो फंक्शन होगा, मतलब एक निश्चित नियम के तहत है वो। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है n टू द पावर m, जहां अगर a में m एलिमेंट हो और b में कितना हो जी तो n एलिमेंट हो। एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो a इक्वल टू है आपका ABC, अब इक्वल टू कुछ भी है डी, तो कहेगा कि a टू b कितना होगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। a टू b रहेगा तो n पर m, अब b टू a कर देगा तो m नीचे हो जाएगा और एक n कहाँ हो जाएगा, तो n a कितना है बताओ, 3 बोलो ना, n b कितना है 2। तो अगर a टू b रहेगा, अगर मान लो कहेंगे a टू b कितना होगा, तो n के पावर m, n है nb, nb कितना है 2 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा जी 8। अगर b टू a का है 3 के पावर 2 9। नहीं बात समझ में आ रही है, फिर से एक बार, a टू b रहेगा तो a वाला कहाँ रहेगा, ऊपरे, माने जो पहले है ऊपरे चढ़ेगा, तो जो रहेगा वो कहाँ रहेगा नीचे। हमारे से आपके तरफ कितना रिलेशन है, तो हमारे से तो हम कहाँ चढ़ जाएंगे ऊपर, और आप रहेंगे। अगर आपसे मेरे तरफ कितना रिलेशन है, आप रहेंगे ऊपर, बात समझ आ रही है, तो हम हो जाएंगे बात समझ आ गई। तो ये हो जाएगा 8, लेकिन अगर b टू a कह दे 3 टू द पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 9 के रिलेशन हो जाएगा, बात समझ आ रही है। अब इसके बाद कुछ और टफ चीजें, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको देख लेंगे, नोट बनाया हुआ है, क्लास नोट होगा ना आपके पास, पढ़ाया है। वन वन किसे कहते हैं, वन का वन यूनिक इमेज हो, एक का एक ही हो, एक का एक नहीं होगा तो मेनी वन हो जाएगा, बहुतों का एक नहीं होना चाहिए, एक का एक होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होता है npn। अब कहोगे सर p क्या हो गया, ये p से कौन पहुना आ गया यहाँ पर नया, बता रहा हूँ क्या है,
एक फॉर्मूला याद रखना डियर, 11th में परम्यूटेशन में पढ़ना था ये, याद रखिएगा NPR। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे मान लो कोई बोलते हैं कि 4p3 निकालिए, ऊपर वाला n हो गया, नीचे वाला r हो गया, तो होगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r 1 to 4 माइनस 3। फैक्टोरियल 4 जानते हैं आप, 4 into 3 into 2 into 1 या 1 into 2 into 3 into 4। ये हो जाएगा आपका 1 into 2 into 3 into 4। अब 4 माइनस 3 गया 1, तो 1 तो 1 रहेगा। 4 3 जा 12 2 जा 24, आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो दो कंडीशन होता है। नंबर ऑफ नॉर्मल फंक्शन a to b होता है, जानते हैं, एक में कुछ एलिमेंट होगा, b में कुछ एलिमेंट होगा, डिपेंड उस पे करता है। कहता है कि यदि मान लिया a में m एलिमेंट हो, b में n एलिमेंट हो, अगर n का मान m से बड़ा हो, n मतलब b में जो हो a से बड़ा हो या बराबर हो, तो नंबर ऑफ नॉर्मल फंक्शन तो है npn। अगर कहीं वह बड़ा हो जाए, n जो है छोटा हो जाए m से, कितना हो जाता है तो 0। अब इसका एक एग्जांपल दे देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? इसका एग्जांपल देते हैं, देखिएगा इधर दे दूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करें, थोड़ा सा डिलीट करते हैं, देखेंगे आप। फंक्शन के हम अंदर में घुस रहे हैं, बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे मान लो एक सेट है 1 2 3, कोई भी फंक्शन होगा, बी एक सेट होगा, मान लो 4 9, ठीक है, ओके। एन ए जो होता है उसको एम बोलते हैं, ठीक। तो पहले एन ए निकालो, कितना है 3, क्या हो गया हमारा एम। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को एन बोलते हैं, एन बी कितना है 2, इसको क्या बोलिए आप एन। अब इसी से पकड़ लेंगे कि कितना इसमें फंक्शन होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा। अगर कह रहा है कि n अगर m से बड़ा हो या बराबर हो, n अगर m से बड़ा हो या बराबर हो, तो 2 जो है 3 से बड़ा है या बराबर भी है? नहीं है, नहीं है। क्या है 2 छोटा है ना जी, यहाँ 2 छोटा है किससे जी, तो 3 से। तो पूछेगा इसमें नॉर्मल फंक्शन कितना होगा 0। ये हुआ 0 से 0 तक का सफर। मैथ सिर्फ मैथ ही नहीं होता है, ये 0 से 0 तक का सफर करवाता है आपको। आप गौर नहीं किए होगा भाई, चलो कॉलेज करने का मौका नहीं मिला, हाई स्कूल तक तो पूरा कॉलेज स्कूल में गया होगा परमानेंट। बहुत सारे टीचर होते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू किस टीचर को मिलता है? आप वही पढ़ रहे हैं, कितने किस्मत वाले, इसको संभाल के रखना होगा, तब जा करके आप कुछ अच्छा बन पाएंगे। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप वो काम कर सकते हैं, ओके, समझ गए? अब कहता है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, कहता है कि यदि n का मान m के बराबर हो तो फैक्टोरियल n होगा, अगर n m के बराबर नहीं है तो क्या होगा जी, तो 0 होगा। तो इसमें मान भी 0 होगा, 1 2 भी 0 होगा, जो कि बराबर नहीं है। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर ऐसा एग्जाम्पल दे देता, कहता कि मान लो n बराबर ab है, b बराबर cd है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना होगा इसमें? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2, मतलब 1 into 2 मतलब कितना जी 2। ओनली प्रॉब्लम, फिर आपका रिलेशन, एंड आप इसको नोट करें, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये समझिए दूध बोलते हैं इसको। डिफरेंशिएशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन में भी होता है, अपने आप के लिए खुद इंपॉर्टेंट है, ओके। सबसे पहले डोमेन ऑफ रेंज। डोमेन ऑफ रेंज समझने के लिए आपको जो 10th क्लास का 0 डिग्री टू 90 डिग्री का वैल्यू है वो आपको दिमाग में रखना होगा। सबको याद है? याद हो कि बर्बाद हो? याद है सर। ओके सर, अच्छी बात है, नहीं है तो देख लीजिएगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे अगर याद है तो आप लोग बोलिएगा।
जब कोई बोले आपसे कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, कैसे सोचते हैं पहले एक तो मैं सोचने सिखा रहा हूं आपको। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें मेरा नाम याद रखना यूएस, मतलब उल्टा सोचना। कैसे सोचोगे कि 1/2 साइन के कितना डिग्री का वैल्यू होता था, 1/2 साइन के कितना डिग्री का वैल्यू होता था, 30 डिग्री। तो ये तो हुआ 30 डिग्री, लेकिन इसको रेडियन में लिखते हैं पाई/6। बात में आ रहा है? आपको नहीं काम कर रहा है ये, आपको नहीं कर रहा है, कर रहा है, खड़ा होकर बोलिए आप 1045 डिग्री का वैल्यू बताइए आप। वन होता है, अच्छी बात है। तो जब आपसे कोई पूछे वो नहीं समझ में आ रहा तो यही समझिए 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो उल्टा सोचना कि 1 का मान 10 के डिग्री का होता है, 1 45 मतलब पाई/4। बात में आ रही है? तो ये कितना हो जाता, हो गया था पाई/6। ठीक है, अब यहाँ ये समझ में आएगा। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। वही तो डोमेन है, अधिक से अधिक कितना, कम से कम कितना। जैसे मान लो आप कम से कम 8 की रोटी खा सकते हो और अधिक से अधिक 16 को मार सकते हो, नौजवान हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप लोग कम मारे क्योंकि आप लोग नए जमाने वाले बच्चे भी हीरो टाइप के हो गए, मैंने कम तेल खाते हैं लेकिन मजबूत नहीं होते। जैसे भी इतना थोड़े मजबूत हो जाएगा, जैसे भी ज़्यादा तेल खाता है तो मजबूत भी ज़्यादा है। तो अब देखो यहाँ पे मान लो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, मिनिमम कितना है -1। तो अब ये सोचो कि 1 कितना डालेंगे तो 1 होगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा पाई/2। देखो ये 1 जो कितना डालेंगे तो 1 होगा अबे यार, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, मतलब 1 साइन के कितना डिग्री का वैल्यू होता है। जवाब साफ है, इसलिए पाई/2 देखो लिख दिया पाई/2, ये कितना लिख दिया जी -2। कॉस का भी वही होता है, अधिक से अधिक +1 होता है, कम से कम -1 होता है। तो अब इसमें देखना ये है, इंटरवल में पढ़े हो ना, छोटा वाला इधर लिखते हैं, जैसे ए बी लिख दिए तो ये हमेशा छोटा होता है, अभी क्या होता है बड़ा होता है। हालांकि एक कॉस में -1 कितना होता है 180 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना का, और कॉस में 1 कितना होता है 0 डिग्री का, 0। तब 0 और 180 में कौन बड़ा है, अरे 0 बड़ा होगा, 180 बड़ा। तो बड़ा को हमेशा इधर लिखेंगे, छोटा को क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे। ओके, और 10 तो जानते करते हैं कि 10 90 का वैल्यू इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्फिनिटी को कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल में नहीं लेते हैं क्योंकि डिफाइन नहीं, इसलिए इसको पूरा रियल नंबर कुछ भी आ सकता है। जब इन्फिनिटी तक है कोई भी रियल नंबर आ सकता है, मतलब यहाँ रियल है, राम कहानी नहीं है। ओके, तो इसका -पाई/2 से कितना जी पाई/2, क्योंकि समझ रहे हैं। अब कॉसेक, अब एक बात देखना ध्यान से, थोड़ा समझ लीजिए। एक वो जो कॉसेक है ना, ये जो सेक है ना, जो कॉट है, ये अलग नहीं है, ये तीनों का फैमिली है। कॉसेक होता है 1/sin, सेक होता है 1/, कॉट होता है 1/tan। तो तीनों परिभाषित नहीं होता है यदि नीचे में 0 आ जाए, क्योंकि 1/0 क्या होता है जी, तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये 0 कब होता है, 0 का मान, साइन 0 का मान 0, बात समझ आ रहा है। ये कब होता है 90 डिग्री, cos 90, अब ये भी कब होता है 90, दिमाग में आ गया। अब देखिए ये भी पूरा रियल होता है भैया, दो को छोड़ दीजिएगा। तो -1 और -1 निकल, इंटरवल पढ़े आप, -1 खत्म और 1 खत्म, तो बीच में क्या बच जाएगा 0। तो वह बात वही कर रहा है भैया, 0 नहीं होगा। संख्या रेखा में 0 है, 1 और -1, तो इसे -1 कर दिए ओपन और 1 कर दिए ओपन, तो मतलब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, क्या बच गया, मतलब वो नहीं होगा उतना, हटावल है, मैंने हटावल है, ये भी देखो हटावल है, अभी तो पूरा रियल नंबर कॉट में जान ही रहे हैं। अब देखिए ये जो हटाए कै डिग्री का मान होता है 0 डिग्री, 0 हटा दिए। अब कॉस कै डिग्री का मान 0 होता है 90 डिग्री, हटा दिए। ओके, अब इस कॉट में 0 और पाई, 0 पाई क्यों लिखते हैं बताइए, तो कॉस में 0 पाई लेता है कॉस बाई साइन,
तो कॉस का कितना है 0 पाई है, तो केवल 0 और पाई को क्या करता है तो हटा देता है। इसको आप याद करके रखिएगा, बहुत बच्चे को याद ही करना पड़ता है, ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा इसको, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इसके बाद कुछ माइनस का फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक का होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉस से का होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस पर हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये तो आपने बता दिया कि sin इनवर्स 1/2 का मान π/6 होगा या tan इनवर्स 1 का मान π/4 होगा। कैसा ऑब्जेक्टिव आता है जरा गौर से देखिएगा। जैसे आपको बोल दे, आप लोग बताइए cos इनवर्स 1/2 कितना बोलोगे? cos इनवर्स 1/2 मतलब कितना बोलोगे? cos में 1/2, cos में 1/2 60 डिग्री, ठीक है, लेकिन माइनस लगा ले तो -60 बोलेंगे नहीं। तो यहाँ फॉर्मूला देखेंगे cos इनवर्स माइनस x कितना होता है जी, तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो हो जाएगा आपको पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। आप जानते हैं कितना होता है पाई/3, एलसीएम हो गया 3 तो हो गया 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई/3। अब मान लो tan इनवर्स 1 बताया, अभी बाबू बोला था tan में 1 रहेगा तो π/4 हो जाएगा, अभी आपने तो बोला था, लेकिन माइनस रहेगा तो फार्मूला देखेंगे। हम बराबर बोल रहे हैं कि बिना फार्मूला का, बिना रास्ता का, ये हिस्ट्री नहीं है कि कुछ हल्का फुल्का भी याद रहे कि उन्होंने क्या क्या किया था। अकबर ने तो बोल दिया कि बांधो बनवाया था, रोडो बनवाया था, तो सोचा कि नहीं आजकल के नेता लोग तो स्कूलों बनवाते हैं तो वो बनवाया होगा नेता था, तो वहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर यहाँ है परफेक्ट चलेगा। आप सुना रही है तो tan इनवर्स माइनस एक्स देखिए क्या है, माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स 1 और माइनस π/4 इस तरह का है। ओके, ये फॉर्मूला पर बहुत क्वेश्चन आता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स π/2 एंड tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x π/2। ओके, ये भी याद रखिएगा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ऐसे इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसा होता है कि sin इनवर्स sin x रहे तब तो x हो जाएगा, या cos इनवर्स cos x रहे तो x हो जाएगा, tan इनवर्स tan x रहेगा तो x हो जाएगा। लेकिन डालते हैं कुछ वैसे फॉर्मूलाओं पर नजर जिससे बाकी विद्यार्थी रहते हैं बेखबर। ओके, तो सेम जाति रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति अलग अलग हो जाए, sin के अंदर में cos मिल जाए, cos में sin मिल जाए, tan में cot मिल जाए, उसको रहता है π/2 माइनस x। ओके, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो हजारों बार आप लिखे होंगे, इसको भी याद रखना कहीं जब आपको जरूरत पड़ेगा। ओके, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ना, आफ्टर दैट वी स्टार्ट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। नाउ डियर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट। सुन लीजिए, इतना सिर्फ मैं उस फॉर्मूलाओं का जिक्र कर रहा हूं जिससे आपको ऑब्जेक्टिव आता है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आता है। पूरी कहानी मैं नहीं बता रहा, पूरी कहानी अगर देखना हो तो अपना नोटबुक देखेंगे जो क्लास में हुआ है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स में बता रहे हैं, मैट्रिक्स में ऑर्डर m/n होता है, जहाँ m रो हो और n क्या हो जाए कॉलम, मतलब पहले रो होता है बाद में कॉलम। रामचंद्र याद रखना, चंद्रराम बहुत बच्चे कर देते हैं, मतलब पहले रो बाद में कॉलम। ऊपर वाले का नाम मैथमेटिक्स के हिसाब से भी सही है, रामचंद्र, रो कॉलम। यदि r = 1 हो, मतलब रो अगर एक ही हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि कॉलम एक हो, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्हें की बोलते हैं कि फॉर कॉलम मैट्रिक्स r = 1 की 2 की 3 की 4, तो आप गड़बड़ा मत जाइएगा सर। ओके, यदि रो और कॉलम बराबर हो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकता है, कभी कभी देता है कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स m/n का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरत है, m = n, m = n। एनी प्रॉब्लम? डायगोनल 1 1 1 का मतलब होता है कि डायगोनल लिखा हुआ है, डायगोनल में 1 1 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? यूनिट मैट्रिक्स। वैसे दे देगा अगर डायगोनल 1 1 इज कॉल्ड, 3-4 मैट्रिक्स का नाम दे देवे तो आप बोलेगा यूनिट मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर 4 4 4 दे दे तो बताओ, तो 4 4 4 दे दे तो कौन मैट्रिक्स हो जाएगी? खड़ा, हाँ 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, 1/3 भी है, 1/4 मान लो सकता है। चलिए आप ही की बात। अब आप लोग बताइए, सच बता चुके हैं, क्लास जब आपका हुआ होगा बताए होंगे। एनी स्टूडेंट
क्या तुम लोग याद करते हो? हम बोले ना कि याद नहीं हो रहा है मतलब किसी और को याद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जिसका ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है वही बढ़िया से करने नहीं आ रहा है, जिसका ट्यूशन नहीं पढ़ाया गया वो काम कर पाएगा कहीं हो? नहीं कर पाइएगा। बाकी जो आप करना चाहते हैं उसका ट्यूशन कहीं हुआ है? जो होता है उसको पढ़ो। तो नाउ डियर, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं जी? स्केलर मैट्रिक्स। सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स भी स्केलर है, लेकिन हर एक स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ओके, तो क्या बोलते हैं जिसको? स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कंडीशन क्या है? मैंने दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है जी कि उनका ऑर्डर मस्ट सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दो मैट्रिक्सों को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, प्रोसेस ऑफ ए इनटू बी क्या है, या ए इनटू बी के लिए कंडीशन क्या है? जैसे मान लो दो मैट्रिक्स को जोड़ने और घटाने का तो कंडीशन है भैया कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो जोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन गुना कब होगा? तो उसका कंडीशन है कि कॉलम ऑफ ए मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स, बी मतलब सेकंड मैट्रिक्स, पहले का यदि कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो तो दोनों में गुना हो सकता है। पहले का कॉलम दूसरे के रो के अगर बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है? प्रोसेस क्या है? ईच रो ऑफ ए मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के सभी रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से होता है। रो का मल्टीप्लिकेशन किससे होता है? जैसे कॉलम से। ओके, यदि a डैश इक्वल टू a हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं जी? अगर a डैश इक्वल टू माइनस से हो जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर कोई बोले कोई मैट्रिक्स है उसको दो मैट्रिक्स में तोड़िए, एक सिमेट्रिक हो और एक क्या हो, इसको सिमेट्रिक हो, तो उसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। जिसमें ये सिमेट्रिक होता है और ये इसको सिमेट्रिक होता है। एक फॉर्मूला और है, इसको प्रूव किए हैं, बहुत क्वेश्चन इसमें बनाए हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला ग्रुप में याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता है। a इनटू एडजॉइंट a या एडजॉइंट a इनटू a इक्वल टू कितना होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i। इसे मैट्रिक्स का यदि इन्वर्स निकालना हो आपको तो होता है एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब ये देखिएगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, आपके एनसीईआरटी में भी ऑब्जेक्टिव है और बिहार होगा जो भी पढ़े होंगे है इसमें कि a इक्वल टू कितना होगा? k टू द पावर n इनटू a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ a। जैसे मान लो a बराबर दे दे आपको मैट्रिक्स a b c d, देखो इतना का ऑर्डर कितना है? 2/2। ओके, तो n की जगह पर क्या लिख देंगे? इसका ऑर्डर। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट कितना होता है जी? तो a का डिटरमिनेंट होता है n-1, जहां n क्या है? इसका ऑर्डर है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है। जहां x1 x2 इसका वर्टिसेस हो, जैसे मान लो ABC हो, a का वर्टिसेस अगर x1 y1 हो, b का अगर x2 और c का अगर x3 और y3 हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? अगर तीनों पॉइंट ये कोलिनियर हो जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाती है? तो 0 हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आफ्टर दैट स्टार्ट डिफरेंशिएशन। नाउ डियर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। ओके, समझ लिया जाए थोड़ा सा। कंटिन्यूटी क्या होता है? एट x इक्वल टू a, किसी भी पॉइंट पे हम इसका चर्चा कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड में प्लस होता है, लेफ्ट हैंड में क्या होता है? तो माइनस होता है। अगर x इक्वल टू a पे रहेगा तो होगा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अगर x इक्वल टू 5 पे रहेगा तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx। a प्लस हो जाता है मतलब इसमें x का वैल्यू ऐसे क्या होता है? बड़ा हो जाता है। 10 प्लस रुपीज है तो 10 से ज्यादा। लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं होता है डियर, x के 2 रहेगा तो ये माइनस fx होता है, क्योंकि ये माइनस है मतलब ऐसे क्या जी? तो छोटा है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a, ना इसमें प्लस लगता है ना माइनस लगता है। प्लस हुआ तो बड़ा हो गया, माइनस लगा तो छोटा हो गया, कुछ नहीं लगा मतलब अपने बात के बराबर होता है, मतलब इसमें x इक्वल टू a होता है। जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकालते हैं हम लोग, तीनों का मान इक्वल होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? तो कंटीन्यूअस हो जाता है। क्या होता है जी? तो कंटीन्यूअस हो जाता है। ओके, अब डिफरेंशिएबल कब होता है? डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। क्योंकि कोई पूछेगा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है? डिफरेंशिएबल में डिफरेंशिएशन करने लायक है कि नहीं है, और करने लायक नहीं है और कर रहे हैं
खाने लायक नहीं है, खा रहे हैं, तो मतलब आप ये भी नहीं जान रहे हैं कि खाने वाला सामान है कि नहीं है। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और दोनों इक्वल हो जाता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग शॉर्ट में आर एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट हैंड को एल एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट ए पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ए लिखे हैं। और यहाँ 5 रहता तो आर एफ डैश 5 और एल एफ डैश 5 होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। लेफ्ट हैंड में होता है जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर देते हैं माइनस, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। अगर दोनों इक्वल हो, एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ आर एच डी, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसके बाद ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जिससे आप पूर्व परिचित हैं, याद कर लीजिएगा। n टू द पावर n का nx n टू द पावर n माइनस 1, अगर 1/x मिले तो माइनस n बाई x टू द पावर n प्लस 1 एंड दिस मच। तो याद करने का तरीका, जिसमें c लगा हुआ है उसमें माइनस लगता है। cos का तो माइनस साइन, cot का माइनस cos स्क्वायर है, cos का माइनस cos इनटू cot। a टू द पावर x का a टू द पावर x होता है जी, a टू द पावर x का a टू द पावर x इनटू log a होता है। log x आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। log x का 1/x होता है। log देखिए जब बेस क्या रहे तो e रहे और x रहे, एक की जगह पे कोई भी नंबर भी हो सकता है। जैसे log 5x रहेगा तो होगा 1/x log 5, log 8x रहेगा तो 1/x log 8। इस बार इनवर्स का 3 को याद रखोगे, तीनों बाकी याद हो जाएगा। साइन याद रखोगे तो cos याद हो जाएगा। साइन का माइनस में cos होता है, ये साइन इनवर्स होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका जस्ट माइनस लगा दोगे तो cos का हो जाएगा -1/√1 x स्क्वायर। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो cot का हो जाएगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। और cos sec का होता है 1/mod x स्क्वायर माइनस 1, तो अगर cos sec यहाँ रहेगा तो माइनस लग जाएगा। ओके, एक ट्रिक है ये क्लियर। t के x, t इसे tx का तो डायरेक्ट हो जाएगा t डैश x, जैसे sin x का तो sin x का t डैश मतलब डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अगर यहाँ k हो जाए, पहले कोई संख्या हो जाए तो हो जाता है k into t डैश kx। जैसे tan x का, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 3x, x के पहले वाले से क्या हो जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लो कोई बोल रहे sin 4x, आप sin 4x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बताइए। तो याद कीजिए sin x का होता है cos x, और x के पहले पूरा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, लेकिन log x में कितना भी करोगे तो 1/x ही रहता है। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई बोले कि log 3x का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट का 1/x लिखो। कैसे देखिएगा, log x का 1/x, अब x को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर निकट जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना बड़ा बोल देना। अभी एनडीए में पूछा था, log ऐसा पूछ दिया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू x का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट 1/x। क्योंकि log x का 1/x तो होगा, लेकिन x के जो पहले उससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए log में कितना भी रहे एकदम कुछ मत सोचो, डायरेक्ट 1/x करो। ये हुआ आपका डिफरेंशियल का फॉर्मूला। ओके, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नाउ इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल। बहुत बच्चों को पसीना चलने लगता है, गाड़ी गर्म हो जाती है। ऐसे भी घाट जब चढ़ता है, गाड़ी देखते हैं ना, पीछे से धुआं देता है, वो करता है। तो आपको धुआं नहीं देगा सर, ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना आप याद रख लेंगे। ओके, देखते हैं लोग। टेंजेंट नॉर्मल में ध्यान रखिएगा, फोटो देख लीजिए पहले आप। कोई भी कर्व के एक पॉइंट को टच करके जाने वाले रेखा को टेंजेंट बोलते हैं, जो उसको परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यही आपका टेंजेंट है, ये आपका नॉर्मल है। ओके, इसमें सबसे पहला नॉलेज होना चाहिए आपका स्लोप का होना चाहिए। स्लोप क्या है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो tan थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव मतलब ऊपर की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, उसी को dy by dx बोलते हैं। dy by dx का बोलेंगे तो उसका इक्वेशन दिया रहेगा y = fx, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। ओके, अगर मान लो एक लाइन दिया रहा है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 होता है, उसका स्लोप क्या होगा, तो y2 - y1 x2 - x4। ओके, अगर लाइन का इक्वेशन दिया रहा है ax + by + c = 0, तब स्लोप क्या होगा, तो -a/b। स्लोप निकालने के लिए सारे फॉर्मूले। ओके, इफ टेंजेंट्स आर पैरेलल, अगर दो टेंजेंट्स पैरेलल हो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो
तो m2 इक्वल टू -1/m1 होता है, या m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। ओके, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू अगर m हो तो नॉर्मल का स्लोप कितना होता है -1/m। अगर टेंजेंट का स्लोप अब निकाले हो और 4 आया तो नॉर्मल कितना हो जाएगा जी -1/4। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस बीटा इक्वल टू m इनटू x माइनस अल्फा। ये m तो मालूम है, स्लोप है, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माने छुअन बिंदु, जहां छू रहा है, जहां स्पर्श कर रहा है, स्पर्श बिंदु का क्या है तो कोऑर्डिनेट है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? सब चीज ऊपर वाला ही होता है, केवल m की जगह पर हम लोग -1/m लिखते हैं। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बट टफ चैप्टर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फार्मूला दिया है आपके पास तो नहीं बैठना पड़ेगा उधर। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ध्यान रखिएगा, यदि f'(x) मतलब dydx, f'(x) मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f'(x), यदि f'(x) का मान 0 से बड़ा हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, अगर 0 से बड़ा या बराबर हो तो स्ट्रिक्टली हट जाता है, सिर्फ इंक्रीजिंग होता है। यदि f'(x) का मान 0 से छोटा हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, अगर छोटा या बराबर हो तो सिर्फ डिक्रीजिंग होता है। इसमें फाइंड इंटरवल निकालने के लिए जब आता है तो बच्चे उसमें परेशान होते हैं। टोटल ट्रिक लिखा हुआ है, क्या क्या प्रोसेस है। पहला है कि जो दिया रहेगा कोई भी इक्वेशन उसको y इक्वल टू मान लीजिएगा। दूसरा काम फाइंड f'(x) मतलब उसका डिफरेंशियल कीजिएगा। तीसरा f'(x) 0 कीजिएगा। जब f'(x) 0 कीजिएगा तो एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। x का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्रिटिकल पॉइंट। मान लिया जाए x का वैल्यू आ गया a b और c, कुछ हुआ आएगा तो क्या बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। उसको एक लाइन पे ड्रॉ कर दीजिएगा, नंबर लाइन पे। मान लीजिए हम ड्रॉ कर दिए a b c, छोटा वाला को इधर लिखिएगा, बड़ा वाला को इधर लिखिएगा। उसके बाद ये दोनों के बीच का वैल्यू f'(x) में डाल कर चेक कीजिएगा। हम ऐसे लिख दिए हैं, मान लिया इसके बीच में नेगेटिव आया, इसके बीच में पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव आएगा वो इंक्रीजिंग का होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए f'(x) का मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है। जो पॉजिटिव है हमारा वो इंक्रीजिंग का है, ये इंक्रीजिंग का है, ये इंक्रीजिंग का है। तो क्या इंटरवल है? a और b और फिर c और इंफिनिटी। डिक्रीजिंग माइनस में है, ये डिक्रीजिंग हुआ, ये डिक्रीजिंग हुआ। कौन? माइनस इंफिनिटी और a, और फिर b और c। ये हुआ आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये हुआ टेंजेंट नॉर्मल। अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम। आफ्टर दैट हम इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आफ्टर दैट वी स्टार्ट मैक्सिमम। लास्ट ईयर फर्स्ट टर्म का लास्ट मैक्सिमम मिनिमम, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और विदाउट डिफरेंशिएशन भी है, उसके पहले वाले वीडियो में है, उसको देख लीजिएगा। ओके, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम डायरेक्ट बताए हैं क्योंकि ज़्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, पहला क्या कीजिएगा कि इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा। पहले उसको y का टू ले लीजिएगा, उसके बाद dy/dx निकालिएगा। फॉर मैक्सिमम में dy/dx इक्वल टू 0 कीजिएगा। अगर 0 कीजिएगा, जैसे यहाँ पर f'(x) को 0 किए तो x का वैल्यू आया था, आपका x का वैल्यू आएगा, मान लीजिए कुछ भी आ गया अल्फा बीटा। उसके बाद इसको सेकंड डिफरेंशिएशन कीजिएगा, मतलब dy/dx को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, d2/dx²। एक बार अल्फा डाल दीजिएगा, बीटा डाल दीजिएगा। अगर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव आए, या तो नेगेटिव आएगा या तो इक्वल टू 0 आएगा। अगर 0 से बड़ा है सॉल्व करने पर उसका वैल्यू मिनिमम होगा, 0 से छोटा है तो मैक्सिमम होगा। उल्टा होता है, ये मत सोचना कि बड़ा आ गया तो मैक्सिमम लिख देना, और इक्वल टू आए तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होता है। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट टर्म में आने वाले सभी फॉर्मूलाओं का मैंने जिक्र किया है। आप इसको बार बार देखते रहिएगा, एग्जाम के एक दिन पहले इस वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, नाइस, बाय।